ये एक तरह से एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा हूँ, जो कॉलेजियम व्यवस्था पर प्रायः जो सवाल उठते रहता है। और जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि कॉलेजियम पर जो सवाल उठते रहता है उसको कैसे कम किया जाए, वो मेरा इंडिविजुअल विचार है। अगर सहमत होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि वर्तमान में आपको पता है कि कॉलेजियम प्रणाली भाई भतीजावाद या जिसे कहते हैं नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है या दिखता हुआ प्रतीत होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसा पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है उसी प्रकार अब जुडिशरी में भी यूज हो रहा है। ओके, यानी लेजिस्लेशन के साथ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ अब जुडिशरी भी नहीं बच पाया है भाई भतीजावाद वाले सिस्टम को या संबंध वाले सिस्टम को या सिफारिश वाले सिस्टम को। यानी ये सब जो सिस्टम है ये सब जुडिशरी में भी अब आ गया है, जबकि जुडिशरी ही एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति की लास्ट उम्मीद होती है कि सब जगह वो व्यक्ति हार जाता है तो ये उम्मीद लेके आता है कि न्यायालय है जो न्याय करेगा हम लोग के साथ। ओके, तो मेरा मानना है कि जुडिशरी को एटलीस्ट जुडिशरी को नेपोटिज्म हो या किसी भी सवालिया जो लहजे जुडिशरी पर प्रायः जो उठते रहते हैं उसे कम करना चाहिए या कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो पहला सवालिया लहजा है जो सवाल उठते रहता है तो कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के उठता है। उसमें ये बताया गया है कि कॉलेजियम वर्तमान प्रणाली जो है भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म का बढ़ावा दे रहा है या देता हुआ प्रतीत हो रहा है, और अगर इसको सुधारा नहीं गया तो नेपोटिज्म बढ़ता ही जाएगा, जिससे पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। अर्थात कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही पावर सीमित हो जाएगी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 50 में यानी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में साफ वर्णन करता है। यानी सभी तक भारत का जो व्यवस्था है पहुँचे, संसाधन पहुँचे, जुडिशरी यानी न्याय पहुँचे। ओके, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें रोल अदा करती है कि कैसे उसे पूर्ण किया जाए, मतलब इसे सुधारा जाए, आप लोगों तक पहुँचे कैसे। तो जिसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है इसे बढ़ावा तो मिल रहा है, यानी कुछ व्यक्ति तक ही पावर सीमित हो जा रही है और ये इसी प्रकार जारी रहा तो इससे इसको और बढ़ावा मिलेगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी जो पावर एक जगह सीमित हो गई है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में बदलना होगा। ठीक है, तो इसे ओपन एग्जाम करा करके ही सुधारा जा सकता है। यानी ओपन एग्जाम जैसे NJAC भी गठित किया गया था उस प्रकार भी गठित हो सकता है, या II जैसे ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो ओपन एग्जाम ले सकती है, जिससे भारत के लोग यानी भारत की जो जनता है उसको एहसास हो कि हाँ उसका अपना देश है जो नाम का नहीं बल्कि काम का भी है। जैसे भारत के संसाधन को भारत के तमाम लोगों में बटे, उसका उपभोग हो, भारत की जनता के द्वारा ही भारत की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली कुछ लोगों या कुछ परिवार तक सीमित हो गई है, जैसा कि आरोप लगते आया है और दिखता भी है। भारत का हर
प्रणाली आरटीआई के दायरे में हो, बस भारत की सुरक्षा को छोड़कर। इससे भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आखिर डिबेट को मतलब डाटा को आरटीआई के दायरे में हर प्रणाली को लाना चाहिए। ओके, जैसा कि सीजीआई का भी ऑफिस आरटीआई के दायरे में है। ओके, कहा जाता है जैसे देखिए, भारत के अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो हर व्यवस्था को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, बशर्ते भारत की सुरक्षा को छोड़कर। ओके, आखिर डाटा को छुपाना क्यों? क्या जरूरत है? इससे सामने वाला और पर शक बढ़ जाता है, क्योंकि डाटा छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने गलत किया है, जिससे साफ जाहिर हो जाती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अंदर ही अंदर लोगों के मन में ये सवाल प्रायः उठेगी। जो है आरटीआई के दायरे में है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से न्यायालय नहीं है। जो बहुत सारे फैक्टर हम लोग को पता चलता नहीं है, अर्थात आरटीआई के अगर पूरी न्यायालय व्यवस्था में लाया जाए तो जो डाटा छुपाई जाती है या छुप जाती है या नहीं पता चलता है, वो पता चलेगी। ये भी सवाल उठते रहा है जुडिशरी पर। बहुत सारे एनजीओ के आकलन आते हैं, वह बोलते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के यानी लगभग 52% जज आपस में रिश्तेदार हैं। जैसे HR खन्ना से राजीव खन्ना, CB चंद्रचूड़ से DY चंद्रचूड़। तो ऐसे ही परंपरा बहुत चलती है। इसको डायरेक्ट रोकना होगा, रिश्तेदारी वाला प्रोसेस को। कैलाश नाथ काटजू तो मार्कंडे काटजू, मतलब यह एक प्रोसेस कह सकते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लगभग मिलती जुलती हुई प्रतीत होती है। हाँ, भले ही उसमें कंडीशन जोड़ दे रहा है कि एक्सपीरियंस व्यक्ति होना चाहिए, वरिष्ठतम जैसे चीज़ भी देखा जाता है। ओके, और बहुत सा फैक्टर है, बस इसमें एक फैक्टर नहीं है, ओपन एग्जाम प्रणाली, जो भारत के तमाम लोगों को आने का मौका दे सकता है। अगर ओपन एग्ज़ाम हो, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक पेंटर का बेटा भी चाहे तो जो जज बन सकता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है रिश्तेदार हो चाहे ना हो, वो अपने मेरिट के आधार पर एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाई करके वह जज बन सकता है। लेकिन रिश्तेदारी वाला प्रोसेस से बहुत कम चांसेस है कि वह व्यक्ति पहला जनरेशन वाला जज बन पाए, क्योंकि पहला जनरेशन वाला तो ऑटोमेटिक है कि रिश्तेदार नहीं होंगे। बस एक प्रोसेस ला दिया गया है कि 10 साल का एक्सपीरियंस, जो कहने का ज़्यादातर अभी तक दिखते आया है। लेकिन जितने भी जज की नियुक्ति हुई है, देखेंगे प्रायः वो किसी न किसी रिश्तेदार से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या जुडिशरी बैकग्राउंड से रहे हैं। ओके, तो आर्टिकल 50 का यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का जो दिया हुआ है व्यवस्था, वो होना ही चाहिए। ठीक है,
सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। कॉलेजियम संविधान में वर्णित नहीं है, आपको भी पता है, जिसे स्वीकार करना कठिन है। ये भी सवाल है। कॉलेजियम किसी भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है और ना ही एक एक्ट के जरिए या न्याय या लॉ के जरिए, ये एक इंटरप्रिटेशन के जरिए आया है। ओके, समय समय पर केस वगैरह आती गई है जिसमें सुधारवादी कदम उठाया गया है। एसपी गुप्ता केस भी हुआ है, 1 बेंच 2 बेंच 3 बेंच, फिर नारायण जी के समय में भी आया है। ओके, इस प्रकार का केस जो इंटरप्रिटेशन के जरिए आते गया है। ओके, अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश जो देश है उसमें नियुक्ति की शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति है जो मानी जाती है, जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव में निहित होता है। ओके, हालांकि भारत का भी जो जज है, जज की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन ये अब के समय प्रेजेंट में ये कहने का हो गया, मात्र कहने का, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं कॉलेजियम ही कर रही है। चाहे डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्टली कहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या कि जज की नियुक्ति नाम पर सिफारिश करेगी, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो या कॉलेजियम चाहे तो उस नाम पर विचार पुनः कर सकते हैं या प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, तो प्रेसिडेंट भी उस नाम को पुनः अगर कॉलेजियम को भेज देती है और कॉलेजियम अगर वो नाम को पुनः मंजूरी दे देता है कि जो नाम हम भेजे वो सही है, तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ प्रेसिडेंट नहीं कॉलेजियम ही नियुक्त कर रही है, जो यहाँ साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन दिख रहा है। ओके, अब सवाल है कि इसे कम कैसे किया जाए। नेपोटिज्म जो है एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है जो भारत की जनता से किया जा रहा है। भारत की जो मासूम जनता है उससे की जा रही है नेपोटिज्म, जो एक जुडिशरी में भी आने लगी है। ओके, तो 99वां संविधान संशोधन जो 2004 में हुआ था, 14 में हुआ था, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया था। ओके, इसकी खामियां है, जैसे उस समय क्या किया गया था एनजेएसी में कि 5 व्यक्ति होंगे, एक सीजेआई होगा, यानी टोटल 6 व्यक्ति, जिसमें 2 व्यक्ति अन्य सरकार की तरफ से होंगे, जिसमें एक व्यक्ति महिला हो सकती है, अल्पसंख्यक हो सकती है, एससी/एसटी बैकग्राउंड ओबीसी के हो सकते हैं, और एक कानून मंत्री था, 3 जुडिशरी से थे। ये भी जो 3 एग्जीक्यूटिव और प्लस 3 जुडिशरी से हम कह सकते हैं। इससे वेटेज ऑफ पावर जो जुडिशरी को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, और ये बढ़ गया क्या, इक्वल पावर में। यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर साफ साफ वर्णन करता है कि सबका अलग अलग पावर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का। इससे जुडिशरी को महसूस हुआ कि इक्वल पावर बट रहा है, जिस कारण से मेरा मानना है कि या फिर उन्होंने ये महसूस किया हुआ कि जो पावर है जुडिशरी का कम किया जा रहा है। यानी आर्टिकल 50 जो है जुडिशरी ने अपने में हस्तक्षेप महसूस करता हुआ प्रतीत किया है, जिस कारण से एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया होगा। ओके, सो एनजेएसी कहीं ना कहीं वेटेज ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी को कम कर रही थी,
यानी जो वेटेज जुडिशरी को मिलना चाहिए था वो जुडिशरी को ना मिल करके इक्वल पावर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है, वह जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को वीक कर रही थी, अर्थात आर्टिकल 50 को हम कह सकते हैं कि वीक कर रही थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उपचार इसका आखिर कैसे कर सकते थे एनजेएसी को। तो एनजेएसी को वेटेज देना चाहिए था किसको, तो जुडिशरी से जुड़े हुए व्यक्ति को या जुडिशरी मेंबर को, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर भी लागू होता हुआ यहाँ दिखाई पड़ता आर्टिकल 50 के जरिए। जुडिशरी को ऑटोनोमस भी शक्ति भी करती है। आर्टिकल जैसा 50 है जो जुडिशरी को एक तरह से ऑटोनोमस की शक्ति भी देती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि तीनों को पावर बांटा हुआ है। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, यानी तीनों ही अपने आप में ऑटोनोमस है। बस बैलेंस होना चाहिए चेक्स एंड बैलेंस पर एंड रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि न्यायालय को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है आर्टिकल 50। ओके, एनजेएसी या आईआईजेसी जिसे भी हम कह सकते हैं। ओके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे मैंने नाम बदला हूँ, वो आप अपने मन से भी आप बदल सकते हैं, सरकार चाहे तो। जो मैं अपने विचार से सोचता हूँ कि इस प्रकार का सुधारवादी कदम उठाया जा सकता है। इसे मैंने अपने तरीके से नाम दिया हूँ आईआईजेसी, यानी ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन, या पीएससी जैसी संस्था या टीम गठित होनी चाहिए और कानून का जानकार इसके मेंबर हो। जैसे कानून मंत्री और अन्य जो सदस्य भी थे एनजेएसी का, वो भी किससे बिलोंग हो, कानून के जानकार हो, अर्थात न केवल वो नाम के कानून मंत्री हो बल्कि कानून के जानकार भी होनी चाहिए। जैसा कि एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशन कहते समय कहा कि मैंने सुना कि जो कानून मंत्री है जरूरी नहीं कि वो लॉ से बिलोंग करते हो। तो मेरा भी मानना है कानून मंत्री उसी को नियुक्त किया जाए जो लॉ को जानता हो, ना कि केवल कानून मंत्री अब बना दे उसे। जो कानून का जज परख सकता है या सोच रखता हो, और ऐसी लोगों की बहुत सी कानून मंत्री हो, वह कानून का जानकार हो, जो कानून को जज परख सकता है या सोच रखता है, और ऐसे ही लोगों की बहुत सी मौजूदगी है यहाँ और उन्हें ही चुननी चाहिए। कॉलेजियम जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति करती है या ट्रांसफर करती है, कॉलेजियम को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति ज़्यादातर हाई कोर्ट से ही जज होते आए हैं,